अगर हम इतिहास के पन्नों से ना एक ऐसे नेता की कल्पना करें जिसने जनवरी के एक बेहद सर्द दिन अपने पद की शपथ ली हो, हाँ, और जो कैथोलिक धर्म को मानता हो, बिल्कुल। और जिसने एक ऐसे महायुद्ध में भाग लिया हो जिसमें जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था, तो मतलब जब लोग इन चंद ऐतिहासिक विवरणों को एक साथ सुनते हैं ना, तो बिना ज्यादा सोचे समझे उनके दिमाग में तुरंत एक ही करिश्माई चेहरा उभर कर सामने आता है, और वो नाम है जॉन एफ कैनेडी। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है, क्योंकि हमारा दिमाग जानी पहचानी जानकारियों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने का आदी होता है। मैं इस चर्चा में शामिल होकर बहुत खुश हूँ, और ये शुरुआत ही इतनी दिलचस्प है। हाँ, मेरा भी यही मानना है। हम्म, और आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम्म, मैं भी इस विषय पर बात करने के लिए काफी उत्साहित हूँ। तो वो जो कैनेडी वाली बात थी ना, हाँ, उसमें कहानी में एक ऐसा मोड़ है जो सच में चौंका देता है। एकदम सही कहा आपने, क्योंकि ये सारे के सारे विवरण जो कैनेडी जैसे लगते हैं, हम्म, वो 1933 के एडोल्फ हिटलर पर भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अच्छा। मतलब वो भी एक कैथोलिक था। हाँ, उसने भी प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें जर्मनी की करारी हार हुई थी। हाँ। और दिलचस्प रूप से उसने भी जनवरी के ही महीने में शपथ ली थी। अरे बाप रे, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे हमारा दिमाग बस कुछ सतही जानकारियों और अधूरी धारणाओं के आधार पर पूरी तस्वीर बना लेता है ना? बिल्कुल, हम अक्सर मान लेते हैं कि जो हमें दिख रहा है बस वही सच है। लेकिन जब हम बिना किसी गहरी समझ के केवल मान लेते हैं, तो हमारे फैसले और हमारे नतीजे कितने भयानक रूप से गलत हो सकते हैं, ये इस उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाता है। एकदम सही बात है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। आज की हमारी इस चर्चा का आधार साइमन सिनेक की एक बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक है, स्टार्ट विथ व्हाई, यानी क्यों से करें शुरुआत। हाँ, ये बहुत ही शानदार किताब है। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इस बात की तह तक जाना है कि क्यों कुछ गिने चुने नेता और कंपनियां, जैसे कि एप्पल ले लीजिए या इतिहास में राइट ब्रदर्स, ये लोगों को इतनी गहराई से प्रेरित कर पाते हैं, जबकि बाकी सभी असीमित संसाधनों के बावजूद सिर्फ बाजार में संघर्ष करते रह जाते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए ना, अगर हम धारणाओं की दुनिया से बाहर निकलकर आज के व्यापार और राजनीति के परिदृश्य को देखें, तो एक बहुत ही अजीब सच्चाई सामने आती है। वो क्या है? दुनिया के ज्यादातर बड़े संगठनों को ये पता ही नहीं होता कि उनके ग्राहक उनके प्रति वफादार क्यों हैं। मतलब, जब नेतृत्व करने वालों को अपना खुद का क्यों नहीं पता होता, तो वे लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रेरणा का रास्ता नहीं चुन पाते। तो फिर वो क्या करते हैं? इसके बजाय वो एक आसान लेकिन खतरनाक रास्ता अपनाते हैं, हेर फेर का, जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। हाँ, और अगर हम ध्यान दें तो ये हेर फेर हमारे चारों तरफ है। स्रोतों के अनुसार किसी भी इंसान के व्यवहार को अपनी तरफ मोड़ने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप उसके साथ हेरफेर करें या फिर उसे भीतर से प्रेरित करें। बिल्कुल, ये हेरफेर बिल्कुल गाजर और लाठी वाली पुरानी रणनीति की तरह ही है, जैसे बिक्री बढ़ाने के लिए कीमतों में भारी कटौती करना या बहुत आक्रामक प्रचार करना। हाँ, जैसे अगर हम जनरल मोटर्स का उदाहरण लें, तो उन्होंने अपनी कारें बेचने के लिए ग्राहकों को भारी नकद छूट और कैशबैक देना शुरू किया था ना। हाँ, वो कैशबैक वाला दौर पहली नजर में ये बहुत सफल लगा, क्योंकि बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही समय बाद इस रणनीति ने उनके मुनाफे को पूरी तरह से खोखला कर दिया। यार, मुनाफे के साथ साथ इसने ब्रांड की छवि को भी तो नुकसान पहुंचाया होगा। एकदम। और इसी हेर फेर का एक और बारीक रूप हमें सैमसंग के एक पुराने मामले में देखने को मिलता है। सैमसंग ने अपने उत्पादों पर रिबेट्स यानी भारी छूट का ढिंढोरा पीटा, लेकिन असली खेल उन शर्तों में था जो बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी गई थीं। वो जिसे फाइन प्रिंट कहा जाता है। हाँ, वही फाइन प्रिंट। उस फाइन प्रिंट में लिखा था कि ये छूट प्रति पते यानी पर एड्रेस सिर्फ एक ही बार मिलेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप किसी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं जहां सैकड़ों फ्लैट हैं लेकिन मुख्य पता एक ही है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को वो छूट मिलेगी। बिल्कुल यही हुआ। अपार्टमेंट की इमारतों में रहने वाले उन हजारों ग्राहकों को ये कहकर छूट देने से मना कर दिया गया कि उनके पते से पहले ही कोई आवेदन आ चुका है। अरे, ये तो सरासर धोखा है। हाँ, ये कोई मार्केटिंग की गलती नहीं थी, ये विशुद्ध रूप से ग्राहकों के साथ हेर-फेर था। इसका एकमात्र उद्देश्य ग्राहकों को भ्रम में डालकर अपना मुनाफा बढ़ाना था। इसके अलावा डर
और आकांक्षाओं जैसी मानवीय भावनाओं का भी तो जमकर शोषण होता है ना। हाँ, 1980 के दशक के उन एंटी ड्रग विज्ञापनों को याद कीजिए, जहां टीवी स्क्रीन पर एक फ्राइंग पैन में अंडा फोड़कर आवाज आती थी, ये आपका दिमाग है और ये ड्रग्स पर आपका दिमाग है। वो बहुत ही डरावना विज्ञापन था। हाँ, ये लोगों को जागरूक करने से ज्यादा उन्हें डराने का तरीका था। जीवन बीमा कंपनियां भी अक्सर यही करती हैं, अगर आपको कल कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा, वे डर बेचती हैं। और अगर हम आकांक्षाओं की बात करें तो जिम की मेंबरशिप बेचने के लिए सिर्फ 6 हफ्तों में मनचाहा वजन कम करने का लालच दिया जाता है। लोग वो मेंबरशिप ले तो लेते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद जाना छोड़ देते हैं। हाँ, मेरा भी जिम का कार्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ एक और बड़ा भ्रम है जिसे समझना जरूरी है। नवीनता को नवाचार मान लेने का भ्रम। बिल्कुल, हर नई दिखने वाली चीज कोई क्रांतिकारी नवाचार नहीं होती। मोटोरोला के रेजर फोन का ही उदाहरण देख लीजिए। वो पतला वाला फोन। हाँ, जब वो बाजार में आया तो उसने तहलका मचा दिया, क्योंकि वो बहुत पतला था और उसका केस मेटल का था। ये एक शानदार नवीनता थी, नॉवेल्टी थी, लेकिन इसमें कोई असली तकनीकी नवाचार यानी इनोवेशन नहीं था। इस बात पे मुझे सुपरमार्केट की वो स्थिति याद आती है जहां इंसान टूथपेस्ट के सेक्शन में खड़ा होता है। कोलगेट ने वहां 32 अलग-अलग प्रकार के टूथपेस्ट सजा रखे हैं। एक में टाटर कंट्रोल है, दूसरे में एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग है, तीसरे में फ्रेश ब्रेथ है। और इंसान 10 मिनट तक वहां खड़ा सोचता रहता है कि उसके दांतों को आखिर चाहिए क्या। बिल्कुल, 32 तरह के टूथपेस्ट होने से लोगों के दांत रातों रात मोतियों जैसे चमकने नहीं लगे हैं। ये सिर्फ उपभोक्ता के दिमाग में एक भ्रम पैदा करने का तरीका है, ताकि वो कुछ और ना सोच सके। सही कह रहे हैं आप। असली नवाचार वो होता है जो पूरी इंडस्ट्री के काम करने का तरीका ही बदल दे, जैसे एप्पल का आईफोन या उनका iTunes प्लेटफॉर्म, जिसने संगीत सुनने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। मैं सोच रहा था कि हम लगातार कह रहे हैं कि हेरफेर करना गलत है, ये भ्रम है, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि हेरफेर काम करता है। मतलब डर काम करता है, भारी छूट काम करती है, लालच काम करता है। हाँ, नतीजे तो मिलते हैं। तो अगर ये सब व्यापार में नतीजे दे रहे हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है? इस सवाल का जवाब स्रोतों में दी गई एक बहुत ही गहरी और सटीक एनालॉजी में छिपा है। कीमत कम करके सामान बेचना व्यापार के लिए बिल्कुल हेरोइन की लत की तरह है। हेरोइन की लत? वो कैसे? सोचिए, जब कोई कंपनी पहली बार अपने उत्पाद पर भारी छूट देती है तो अचानक ग्राहकों की भीड़ आ जाती है। बिक्री का आंकड़ा आसमान छूने लगता है। कंपनी के बोर्डरूम में जश्न मनता है कि वाह, ये तरीका तो काम कर गया। हाँ, वो तो खुश होंगे ही। लेकिन असली समस्या अगली तिमाही में शुरू होती है। जब कंपनी दोबारा वही छूट देती है तो ग्राहकों पर उसका उतना असर नहीं होता। उस पुरानी छूट की उन्हें आदत पड़ चुकी है। अच्छा, मतलब अब उन्हें कुछ और बड़ा चाहिए। बिल्कुल, अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी को और भी बड़ी छूट देनी पड़ती है। बिल्कुल हेरोइन की तरह पहली बार जैसा नशा महसूस करने के लिए हर बार डोज बढ़ानी पड़ती है। ये तो बहुत खतरनाक चक्र है ना? एक बार जब ग्राहकों को कम कीमत की लत लग गई तो वे कभी भी उस उत्पाद की पूरी कीमत नहीं देंगे। कंपनी इस जाल में खुद ही फंसती चली जाती है और अंततः दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाती है। यानी हेरफेर से सिर्फ एक लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, किसी तरह की वफादारी या लॉयल्टी नहीं बनती। जब तक आप भारी छूट दे रहे हैं, ग्राहक आपके पास है। जैसे ही किसी और ने ज्यादा छूट दी, ग्राहक उधर चला जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और बुरे वक्त में जब कंपनी संकट में होती है तो ये हेरफेर बिल्कुल काम नहीं आता। साउथवेस्ट एयरलाइंस की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। 9/11 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका का पूरा एविएशन सेक्टर खस्ता हाल था। हाँ, एयरलाइंस दिवालियां हो रही थीं। लेकिन साउथवेस्ट एयरलाइंस के साथ कुछ अद्भुत हुआ। उनके वफादार ग्राहकों ने अपनी तरफ से कंपनी को चेक और पैसे भेजे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी पसंदीदा एयरलाइन चलती रहे। ये होती है असली वफादारी। बिल्कुल, इसे आप किसी कैशबैक या डिस्काउंट कूपन से नहीं खरीद सकते। और यहीं से ये महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि अगर हेरफेर लंबे समय तक टिकने वाली रणनीति नहीं है तो फिर वो कौन सी चीज है जो साउथवेस्ट एयरलाइन जैसी गहरी वफादारी पैदा करती है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इस सवाल का जवाब गोल्डन सर्कल या स्वर्णिम चक्र नाम की एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अवधारणा में छिपा है। ये गोल्डन सर्कल प्रकृति में पाए जाने वाले स्वर्णिम अनुपात की तरह ही है ना, जो मानवीय व्यवहार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक तरह का क्रम लेकर आता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बोर्ड की तरह सोचें तो इसमें 3 घेरे हैं। सबसे बाहर का घेरा है क्या, यानी व्हाट। दुनिया की हर एक कंपनी, हर एक इंसान जानता है कि वो क्या करता है।
मतलब वे क्या उत्पाद बनाते हैं या क्या सेवाएं देते हैं, ये सबको पता है। बिल्कुल। इसके अंदर का जो दूसरा घेरा है वो है कैसे, यानी हाउ। कुछ कंपनियां और कुछ लोग जानते हैं कि वे अपना काम कैसे करते हैं। ये उनका अनोखापन होता है, उनकी यूएसपी होती है, जो उन्हें दूसरों से थोड़ा अलग बनाती है। लेकिन सारा खेल सबसे अंदर वाले घेरे में है ना? सही कहा। सबसे अंदर का जो केंद्र है वो है क्यों, यानी व्हाई। और सच्चाई ये है कि बहुत कम लोग या संगठन वास्तव में ये जानते हैं कि वे जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और यहाँ क्यों का मतलब पैसा कमाना तो बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। पैसा कमाना तो बस आपके काम का एक परिणाम है। असल क्यों का मतलब है आपका अंतिम उद्देश्य क्या है, आपका विश्वास क्या है, आपकी कंपनी का वजूद क्यों है, आप सुबह बिस्तर से उठते ही क्यों है। और किसी और को इस बात से कोई फर्क क्यों पड़ना चाहिए, ये भी तो है। बिल्कुल। और समस्या ये है कि ज्यादातर संगठन बात करते समय बाहर से अंदर की तरफ का रास्ता अपनाते हैं, आउटसाइड इन अप्रोच। वो सबसे स्पष्ट चीज से शुरू करते हैं और सबसे अस्पष्ट चीज पर खत्म करते हैं। यानी वो पहले बताएंगे कि हम क्या बनाते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे बनाते हैं, और क्यों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते। इसे एप्पल के उदाहरण से समझना सबसे आसान होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। सोचिए अगर एप्पल दुनिया की किसी भी दूसरी आम कंपनी की तरह मार्केटिंग करता, तो उनका विज्ञापन कैसा होता? वो बाहर से अंदर की तरफ बात करते। हाँ, वो कहते हम बहुत शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, वे डिजाइन में बहुत सुंदर हैं, इस्तेमाल में बेहद आसान है और यूजर फ्रेंडली हैं। क्या कोई हमारा कंप्यूटर खरीदना चाहेगा? मतलब ये बहुत ही उबाऊ और साधारण लगता है। बिल्कुल, कोई भी इस बात से प्रेरित नहीं होगा। लेकिन एप्पल ऐसे बात नहीं करता। प्रेरित करने वाले नेता और संगठन अंदर से बाहर, यानी इनसाइड आउट की तरफ संवाद करते हैं। वे अपने क्यों से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। जब एप्पल संवाद करता है तो वो कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं, हम यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करते हैं, हम अलग तरीके से सोचने में विश्वास करते हैं। और हम यथास्थिति को कैसे चुनौती देते हैं? अपने उत्पादों को बेहद सुंदर और इस्तेमाल में आसान बनाकर। और हाँ, इस प्रक्रिया में हम शानदार कंप्यूटर भी बनाते हैं। देखिए, जैसे ही हमने क्रम को पलटा, संदेश में कितनी जान आ गई। यहाँ सूत्रों से एक बहुत ही गहरी पंक्ति निकल कर आती है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। लोग ये नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, वे ये खरीदते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। हम कह रहे हैं कि एप्पल का क्यों बहुत मजबूत है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक चतुर और चालाक मार्केटिंग नहीं है? मतलब अंत में एप्पल को एक बेहतरीन फोन या कंप्यूटर तो बनाना ही पड़ता है ना। हाँ, वो तो है। अगर उनका फोन हर दिन हैंग होता, उसकी बैटरी 1 घंटे में खत्म हो जाती, तो क्या कोई सिर्फ यथास्थिति को चुनौती देने वाली बात सुनकर उसे खरीदता? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और यहीं पर लोग गोल्डन सर्कल को अक्सर गलत समझ लेते हैं। क्यों का मतलब किसी खराब उत्पाद पर पर्दा डालना नहीं है। दरअसल एप्पल का क्या, यानी उनके बेहतरीन फोन या कंप्यूटर, उनकी क्यों का भौतिक प्रमाण है। अच्छा, मतलब फिजिकल प्रूफ है। बिल्कुल। अगर उत्पाद खराब है तो इसका मतलब है कि आप अपने क्यों को सच में जी नहीं रहे हैं। डेल कंपनी का उदाहरण इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। डेल ने जब MP3 प्लेयर और PDA बनाने की कोशिश की तो वे बाजार में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। क्यों? मतलब उनके उत्पाद तो अच्छी क्वालिटी के थे ना? शायद इसलिए क्योंकि लोग डेल को सिर्फ एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी के रूप में देखते थे। उनका क्या सबको पता था, लेकिन उनका क्यों किसी को नहीं पता था। तो जब एक कंप्यूटर कंपनी ने MP3 प्लेयर बेचा तो लोगों को वो हजम नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन जब एप्पल ने MP3 प्लेयर यानी आईपॉड बनाया तो लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, क्योंकि एप्पल का क्यों जो था दुनिया को अलग नजरिए से देखना, वो एक आईपॉड के रूप में भी एकदम सही बैठ रहा था। और ये कोई महज प्रबंधन या मार्केटिंग का सिद्धांत नहीं है। स्रोतों के मुताबिक ये सीधे तौर पर हमारे मानव मस्तिष्क की बनावट यानी जीव विज्ञान से जुड़ा है, बायोलॉजी से। जीव विज्ञान मतलब हम जो फैसले लेते हैं वे पूरी तरह से हमारे दिमाग की बायोलॉजिकल संरचना पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। अगर हम मानव मस्तिष्क को ऊपर से नीचे की तरफ देखें ना, तो इसके 3 मुख्य स्तर होते हैं
जो बिल्कुल गोल्डन सर्कल की तरह ही काम करते हैं। मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी और नया हिस्सा है, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, वो क्या किस तरह से मेल खाता है? मतलब लॉजिक वाला हिस्सा। हाँ, ये हिस्सा हमारे तर्क, हमारी विश्लेषणात्मक सोच और हमारी भाषा को समझता है। लेकिन मस्तिष्क के मध्य में जो दो हिस्से हैं, जिन्हें मिलाकर लिम्बिक ब्रेन कहा जाता है, वो पूरी तरह से अलग तरह से काम करते हैं। और यही लिम्बिक ब्रेन हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि वफादारी, विश्वास और अपनापन, है ना? एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, इंसान के सारे निर्णय और व्यवहार इसी लिम्बिक हिस्से से तय होते हैं। एक मिनट, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो ये तय करता है कि किस पर भरोसा करना है, किसे अपना मानना है, उस हिस्से को भाषा समझ ही नहीं आती? बिल्कुल। लिम्बिक ब्रेन के पास भाषा की क्षमता ही नहीं होती। यही कारण है कि जब लोग कहते हैं कि उनका किसी चीज पर भरोसा है, तो वे उसे शब्दों में ठीक से समझा नहीं पाते। अरे वाह! श्रोताओं में एक रिसर्च का बहुत ही शानदार उदाहरण है जो इस बात को साबित करता है। कपड़े धोने वाली डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनियों ने एक बार शोधकर्ताओं के जरिए लोगों से पूछा कि उन्हें कैसा डिटर्जेंट चाहिए। तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने अपने नियोकॉर्टेक्स यानी तार्किक दिमाग का इस्तेमाल किया और कहा कि उन्हें ऐसे डिटर्जेंट चाहिए जो कपड़ों को एकदम सफेद और चमकदार बनाए। तो कंपनियों ने वैसा ही किया होगा? हाँ, कंपनियों ने वैसा ही किया। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने ध्यान से देखा कि लोग असल में करते क्या हैं, तो कहानी बिल्कुल अलग थी। जब लोग ड्रायर से धुले हुए कपड़े निकालते थे, तो वे कपड़ों को रोशनी में रखकर उनकी सफेदी नहीं जांचते थे। अच्छा, तो फिर वो क्या करते थे? वे कपड़ों को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघते थे। उन्हें असल में एक साफ महक चाहिए थी। डेटा कुछ और कह रहा था, लेकिन लोगों की असल भावना, उनकी लिम्बिक इच्छा कुछ और ही थी। चूंकि लिम्बिक ब्रेन बोल नहीं सकता, इसलिए लोग अक्सर अपनी असली इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। जब वे अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं, तो वे अक्सर गलत कारण बता देते हैं। ये बिल्कुल हमारी आम जिंदगी जैसा है। सोचिए, जब कोई हमसे पूछता है कि हम अपने जीवन साथी से प्यार क्यों करते हैं, हम अक्सर शब्दों में उसे समझा नहीं पाते। हाँ, हम कहते हैं, अरे वो बहुत स्मार्ट है, वो मजाकिया है, वो मेरा ख्याल रखती है। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया में तो और भी बहुत से लोग स्मार्ट और मजाकिया हैं। फिर हम किसी और से प्यार क्यों नहीं करते? लिम्बिक हिस्से ने उस इंसान को चुनने का फैसला लिया है। उसके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमारा तर्कशील दिमाग बाद में बाहर से कारण ढूंढकर उसे सही साबित करने की कोशिश करता है। और इसी संबंधित होने या अपनापन महसूस करने की जैविक जरूरत को डॉक्टर सीस ने अपनी मशहूर बच्चों की कहानी द स्नीचेस में बहुत ही गहराई से समझाया है। उस कहानी में कुछ स्नीचेस के पेट पर हरे रंग के सितारे होते हैं और कुछ के पेट पर नहीं होते। तो जिनके पास सितारे नहीं होते, वे बस किसी भी तरह से उस सितारों वाले समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, और इसके लिए वे अपनी सारी दौलत एक मशीन में खर्च करने को तैयार हो जाते हैं जो उनके पेट पर सितारे छाप दे। इंसानों में भी किसी समूह से जुड़े होने की ये गहरी जैविक आवश्यकता होती है। बिल्कुल। जब कोई कंपनी अपने क्यू को दुनिया के सामने स्पष्ट करती है, तो जिन लोगों का व्यक्तिगत क्यू उससे मेल खाता है, वे उस कंपनी से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इसीलिए एप्पल के मैक कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोग खुद को पीसी इस्तेमाल करने वालों से अलग और एक खास विद्रोही समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं। ये कोई राय नहीं है, ये शुद्ध बायोलॉजी है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये क्यू इतना ही शक्तिशाली है और ये सीधे हमारे दिमाग के लिम्बिक हिस्से को प्रभावित करता है, तो इसे वास्तविक जीवन में सफलता में कैसे बदला जाता है? इसका जवाब हमें इतिहास के कुछ सबसे महान उदाहरणों से मिलता है। 20वीं सदी की शुरुआत में उड़ने वाली मशीन बनाने की होड़ मची थी। उस समय सैमुअल पियरपॉन्ट लैंगली नाम का एक व्यक्ति था। जिसके पास वो सब कुछ था जिसे सफलता की गारंटी माना जाता है। हाँ, सरकार का समर्थन था, $50,000 का भारी भरकम अनुदान था, हार्वर्ड और स्मिथसोनियन के सबसे बेहतरीन दिमाग वाले लोग उसकी टीम में थे और अखबारों के रिपोर्टर उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ थे राइट ब्रदर्स, ऑरविल और विल्बर राइट, जिनके पास सफलता की कोई भी सामग्री नहीं थी। बिल्कुल, उनके पास कोई फंड नहीं था। वे साइकिल की दुकान चलाते थे। उनकी टीम में किसी के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी। वे हर दिन एक ठंडे और कीचड़ भरे मैदान में प्रयोग करते थे और कई बार क्रैश होते थे। लेकिन सफल कौन हुआ? राइट ब्रदर्स। 17 दिसंबर 1903 को उन्होंने पहली बार उड़ान भरी। क्यों? क्योंकि लैंगली सिर्फ इसलिए उड़ना चाहता था ताकि वो अमीर और मशहूर हो सके, जो कि एक परिणाम है। लेकिन राइट ब्रदर्स के पास उड़ने का एक जुनून ही क्यों था?
उनका मानना था कि अगर वे उड़ने वाली मशीन बना लेंगे तो इससे पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल जाएगा। उन्होंने अपनी टीम के लिम्बिक दिमाग को प्रेरित किया, जबकि लैंगली सिर्फ पैसे के दम पर काम करवा रहा था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। 1963 की गर्मियों में जब 2.5 लाख लोग वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में जमा हुए, तो वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि इंटरनेट पर कोई अभियान चलाया गया था या उन्हें कोई डिजिटल निमंत्रण भेजा गया था। उस समय तो कोई वेबसाइट भी नहीं थी ना। बिल्कुल, वे इसलिए आए थे क्योंकि डॉग किंगमेट अपना क्यों लोगों के साथ साझा किया था। हाँ, और उनका भाषण था, मेरा एक सपना है कि मेरे पास एक योजना है। योजनाएं नियोकॉर्टेक्स यानी तर्क से आती हैं, जो जानकारी तो देती हैं, लेकिन लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, जबकि सपने सीधे लिम्बिक ब्रेन और भावनाओं से जुड़ते हैं। लेकिन इतिहास ये भी दिखाता है कि एक बार जब आपको अपना क्यों मिल जाए तो उसे हमेशा जीवित रखना बहुत मुश्किल होता है। कई कंपनियां शुरुआत तो बहुत अच्छी करती हैं, दुनिया बदल देती हैं, लेकिन फिर अपना रास्ता भटक जाती हैं। हाँ, 19वीं सदी के अंत में अमेरिका की रेलरोड कंपनियों का ही उदाहरण ले लीजिए। वे उस समय के सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनियां थीं। उनके पास अथाह पैसा था। लेकिन 20वीं सदी आते आते वे डूबने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे भूल गईं कि उनका क्यों क्या था। शुरुआत में उनका उद्देश्य लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, लेकिन सफलता के नशे में वे खुद को परिवहन व्यवसाय में मानने के बजाय सिर्फ ट्रेन व्यवसाय में मानने लगीं। नतीजा ये हुआ कि जब हवाई जहाज और कारों का आविष्कार हुआ तो वे उन नए नवाचारों को अपना नहीं पाईं और पूरी तरह से पिछड़ गईं। तो अगर कोई संगठन या व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी हालत उन रेलरोड कंपनियों जैसी हो, तो उसे अपने क्यू को जीवित रखने के लिए क्या करना चाहिए? स्रोतों के अनुसार इसके लिए 3 बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम है क्यू की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ व्हाई। हाँ, आपको बिल्कुल साफ तौर पर पता होना चाहिए कि आपके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। अगर आपको खुद ही नहीं पता तो आप दूसरों को कभी प्रेरित नहीं कर पाएंगे। और दूसरा नियम है कैसे का अनुशासन। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सिद्धांत या आपके मूल्य सिर्फ दीवारों पर लिखे हुए शब्द या संज्ञा नहीं होने चाहिए। जैसे कि ईमानदारी। बिल्कुल, संज्ञाओं पर अमल करना मुश्किल होता है, वे क्रिया होने चाहिए, वर्ब्स होने चाहिए। ईमानदारी कहने के बजाय आपको कहना चाहिए हमेशा सही काम करना। नवाचार कहने के बजाय कहना चाहिए हर समस्या को एक अलग नजरिए से देखना। जब मूल्य क्रिया बन जाते हैं तो उन्हें मापा जा सकता है और उनके लिए लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है क्या की निरंतरता, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट। आप जो कहते हैं यानी आपका क्यों, और जो करते हैं यानी आपका क्या, उसमें बिल्कुल एक रूपता होनी चाहिए। यही सच्ची प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी है। अगर एप्पल कहता है कि वो यथास्थिति को चुनौती देते हैं, लेकिन उनके उत्पाद बिल्कुल साधारण और पुराने ढर्रे के हों, तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। जब आपके क्या, कैसे और क्यों एक सीध में होते हैं, तभी दुनिया को आप पर भरोसा होता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक साथ जोड़कर देखें ना, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि जो कंपनियां और जो नेता एक स्थायी और लंबे समय तक चलने वाली सफलता चाहते हैं, वो कीमत छूट या डर के जरिए लोगों के साथ हेरफेर नहीं करते। वे अपने क्यू से शुरुआत करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें लोगों के तार्किक दिमाग से नहीं, बल्कि उनके दिलों से, उनके लिम्बिक ब्रेन से बात करनी है। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो एक ऐसी गहरी और अटूट वफादारी पैदा करने में सफल होते हैं जिसे कोई भी प्रतियोगी अपने पैसों या भारी छूट के लालच से कभी नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न भी उभर कर सामने आता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। स्रोतों में ये बताया गया है कि ब्रांड या नेता अक्सर हमारे खुद के विश्वासों के प्रतीक होते हैं। हम उनसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनका क्यू हमारे क्यू से मेल खाता है। तो जरा सोचिए, अगर हम अपनी पूरी जिंदगी में केवल उन उत्पादों, उन ब्रांड्स और उन नेताओं को ही चुनते हैं जो हमारे पहले से मौजूद विश्वासों की ही पुष्टि करते हैं, तो क्या हम असल में समाज में कोई बड़ा और विविधता भरा समुदाय बना रहे हैं? या फिर हम अनजाने में ही अपने खुद के विचारों के एक इको चेम्बर यानी गूंज कक्ष में कैद होते जा रहे हैं? हाँ, एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जहां हमारी मान्यताओं को कभी कोई चुनौती ही नहीं मिलती। इस बात पर गहराई से विचार कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा अपना क्यों ही हमें दुनिया में कुछ भी नया और अलग सीखने से रोक रहा है। ये वाकई आत्मनिरीक्षण करने वाला सवाल है।
मुझे लगता है सबको इस बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद है आज का यह विश्लेषण हम सभी को सतह से नीचे झांकने और हर चीज के पीछे छिपे असली क्यों को खोजने के लिए एक नई दृष्टि देगा। जब तक हम अपने अगले विषय के साथ वापस आते हैं, तब तक सवाल पूछते रहिए।